हाय हाय, इतनी खुशी इतनी खुशी। सर आप इतने खुश क्यों हो? सर मैंने आपको है ना ऑडिट क्रक्स का एंड लिमिट का जो पीडीएफ दिया था, मैंने आपको कहा था कि इसमें से 2-4 मार्क के एमसीक्यू आ जाएंगे। इधर उधर करते करते खाना खाते खाते इसको देख लेना है। आपको बताए 6 एमसीक्यू आए भाई। 6 एमसीक्यू भाई, 12 मार्क आउट ऑफ 30। 12 मार्क भाई, 12 मार्क 16 पेजेस में। ठीक है, 16 पेजेस में 12 मार्क आए भाई साहब। जो भी हुआ है भगवान की मर्जी है, जो हमारे साथ में भगवान है, आपके साथ में भगवान है। और मैं आपको बताऊं कि ये हमेशा होगा ऐसा नहीं है, बट जो मक्खन मक्खन करके हमने क्रक्स निकाला है, लिमिट्स निकाले, सारी चीजें देखी है ना, उसमें से भाई 12 मार्क आ गया। तो शाबाश। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। सर इथिक्स 135 बकेट लिस्ट में से कितना पेपर आया है, सब के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो में बस एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे, बाकी सब अपना सब बढ़िया चल रहा है। ठीक है, एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। एक बच्चे का मुझे फोन आता है कि मैसेज आता है कि सर हर फैकल्टी अलग अलग आंसर दे रहे हैं एमसीक्यू का, तो हमको आपका वीडियो चाहिए, हमको सही आंसर देखना है। तो मैंने बोला तथास्तु, कोई बात नहीं, हम आ जाते हैं एमसीक्यू को लेकर। सर एमसीक्यू में दिक्कत क्यों है पता है क्या? एक एमसीक्यू ऐसा है जिसका नो करेक्ट ऑप्शन, कोई करेक्ट ऑप्शन नहीं है। एक एमसीक्यू ऐसा है जिसके 2 करेक्ट ऑप्शन है, डिसाइड आपको करना पड़ेगा एजम्पशन के बेसिस पे। एक दो एमसीक्यू ऐसे है जहां पे तुमको देखना पड़ेगा कि बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा आता है, बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा आता है। तो मैं आपको बताऊं, मुझे पता है कि आप गलत कहाँ पे हो रहे हो, क्या गलत आपने किया है, क्या सही है, सारी चीजें मुझे पता है। सब सब चीजें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपका क्वेश्चन सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, तो आराम से देख लेना। ऑप्शन भी ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस आराम से देख लेना कि कौन सा आंसर आता है। ठीक है, केस स्टडी के ऊपर बाद में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखो, ये देखो क्रक्स में से आ गया हमारा आगे। ठीक है, ये देखो तुम्हारा 20 लाख का अनस्पेंट अमाउंट सीएसआर के बारे में क्वेश्चन आता है कारों की रिपोर्टिंग में। अगर हम ऊपर केस स्टडी में देखते हैं ना, तो ऊपर इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। ठीक है सर, अगर अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आता है ना, तो हमारे क्रक्स में आ जाइए। क्रक्स में हमने बोला है सीएसआर कंप्लायंस में ट्रांसफर करना पड़ेगा अनस्पेंट अमाउंट, अदर देन ऑनगोइंग एंड ऑनगोइंग। अदर देन ऑनगोइंग के लिए क्या है, शेड्यूल 7 में 6 मंथ। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए नीचे। शेड्यूल 7 6 मंथ वाला ऑप्शन तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारा सबका सही आया है। ओ भाई ये ऑप्शन में तुमको दिक्कत आया होगा मुझे पता है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये ऑप्शन के लिए हमको केस स्टडी रेफर करना पड़ेगा। सर लिस्टेड कंपनी के बारे में बात होती है, और साथ में नेटवर्थ 500 के बारे में। सर आपने इसको क्यों हाईलाइट किया था? सर आपने नहीं किया, बट मैंने किया। क्यों? क्योंकि भाई नेटवर्थ, लिस्टेड कंपनी है, नेटवर्थ है ना तुम्हारा 250 करोड़ से ऊपर आता है ना, तो नोक्लार का कंप्लायंस। ओ सर हमने भूल गए, तो आया नहीं क्वेश्चन में, आया नहीं केस स्टडी में नहीं, बट तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। जैसे ही मैंने देखा ये जो तुम्हारा है ना फेमा के बारे में क्वेश्चन है यहाँ पे, मुझे लगा नोक्लार के बारे में, नोक्लार के बारे में। बट इन्होंने नोक्लार का पूछा होता ना तो मजा आया रहता, बट उन्होंने नोक्लार का नहीं पूछा है, इन्होंने कुछ और ही पूछा है। केस स्टडी पढ़ते हैं। ऑडिट के टाइम पे कुछ तो नोटिस आया है। ठीक है, ईडी का नोटिस आया है, ईडी का शो कॉज नोटिस आया है, कुछ तो नॉन कंप्लायंस है फेमा का। ठीक है, एंड रेगुलेटरी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी मे बी एक्सपेक्टेड, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव नॉट मेंशन्ड द सेम इन देयर रिपोर्ट एंड द आउटकम इज अनसर्टन। ठीक है, एंड दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग एनीवेयर इन एफएस, मतलब एफएस में नहीं है। However, CAH thinks that it is relevant for the user's understanding of EFS. ओहो ओहो सर, मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। नवंबर 24 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन था। किधर गया? अब मुझे इसको बाद में लेकर आना पड़ेगा, 1 मिनट देना। ये रहा सर, क्वेश्चन नंबर 4 जो तुम्हारे सामने दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 4 ये आया था, जहाँ पे जो है ना, जहाँ पे पमला के बारे में बात होती थी। ठीक है, जहाँ पे पमला के बारे में बात होती थी, और यहाँ पे ऊपर ना स्पेसिफिकली तुमको दिया है मैटर्स कम्युनिकेटेड विद TCWG एंड जो मैटर मोस्ट सिग्निफिकेंट इन ऑडिट है, तो यहाँ पे तुमको समझ में आता है कि की ऑडिट मैटर है। ठीक है, फिर यही सारी चीज दी गई थी। सर इसको अपन ने क्यों ओपन किया? क्योंकि अगर यहाँ पे तुम देखते हो ना, तो बच्चों को लग रहा है कि भाई ये भी है ना सेम टू सेम है। वहाँ पे पमला के बारे में बात होती थी, यहाँ पे फेमा के बारे में बात होती है। तो सर यहाँ पे ना की ऑडिट मैटर के आने का संबंध है नहीं है कुछ, सबसे पहली बात। ठीक है, क्योंकि तो यहाँ पे तुमको स्पेसिफिकली कुछ आइडिया ही नहीं दिया कि भाई रिस्क ज़्यादा है, मैटर कम्युनिकेट किया है किसी को, या फिर कुछ भी ऐसा तुमको नहीं दिखाया है जो सिग्निफिकेंट है, हाई रिस्क है, या फिर मैनेजमेंट का जजमेंट है। ऐसा वाला एरिया है नहीं है, ना ही ऑडिट करते समय तुमको डिफिकल्ट हुआ है, ऐसा हुआ है, तो की ऑडिट मैटर का कोई दिक्कत नहीं है। सर ईओएम के बारे में बात होती है। ईओएम तब जाता है ना जब वो एफएस में रिफ्लेक्ट होता है। सिंपल सी बात है ना भाई, देखो मैटर ईओएम का आता है, बट ईओएम तब आता है ना जब एफएस में रिफ्लेक्ट होता है। सर दिक्कत क्या है पता है क्या इस क्वेश्चन में? इसने लिखा है कि यूजर के अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस के लिए आता है, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस है तो ईओएम में आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग फॉर ऑडिट आता है तो ओएम में आना चाहिए था।
ठीक है सर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एफएस है और मैटर बहुत सिग्निफिकेंट है तो केएम में भी आ सकता है। ठीक है, तो केएम के बारे में तो हमने बात करी, केएम तो नहीं आएगा। ईओएम ओएम में अगर मैटर एफएस में नहीं है ना तो ईओएम कैसे देंगे भाई? एफएस में अगर नहीं है ना तो ईओएम तो नहीं देंगे। तो क्या बचता है सर? ओएम बचता है। तो ओएम के लिए तुमको देखना पड़ेगा सर ओएम भी कैसे आता है, तो बाकी कोई ऑप्शन देखो। देखो सर, यहाँ पे एक ऑप्शन है कि रिपोर्ट ही नहीं करना है, तो भाई साहब दिक्कत, रिपोर्ट नहीं करना है ऐसे कैसे होगा? नुक्लार का भी ऑप्शन उन्होंने नहीं दिया है, केएम तो नहीं आएगा, ईओएम भी नहीं आएगा सर। यहाँ पे आएगा अदर मैटर प्यारा। सर अब अदर मैटर प्यारा क्यों आएगा? ऑडिट का मैटर थोड़ी है। तो देखो लॉजिकली समझो इस चीज में क्या क्या होता है। ठीक है, आराम से जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, हमको सब समझेंगे। आप पे ना जब आज सोने जाओगे ना आराम से सोने जाने चाहिए, जो भी हुआ है सही गलत आपको पता होना चाहिए। सर एक बात समझो यहाँ पे कि हुआ क्या है, एफएस का मैटर एफएस के अंडरस्टैंडिंग में तो होए तो ओएम नहीं आना चाहिए था, बट अगर एफएस में रिफ्लेक्ट नहीं किया है ना तो मैटर किसके ऑडिट में आ जाएगा? ऑडिट के रिलेवेंट में आ जाएगा। अगर ऑडिट के रिलेवेंट में आ जाता है ना तो उसको ओएम में शो करना पड़ेगा, क्योंकि मैटर अगर एफएस में नहीं है तो तुम क्या करोगे? डिस्क्लोजर नहीं दिया है, इसकी वजह से तुम मॉडिफाई करोगे, मॉडिफिकेशन का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। तो भाई जो तुमको लग रहा है ना ऑप्शन में ही नहीं है, तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा? ओएम पैरा का ऑप्शन बेस्ट पॉसिबल हो जाएगा। सर ईओएम क्यों बेस्ट नहीं होगा? क्योंकि ईओएम का जो है ना एफएस में अगर दिया होता तो ईओएम आएगा ना। ईओएम में क्या करते हैं अपन? लिंक करते हैं एफएस में। ठीक है, अगर एफएस में दिया ही नहीं है तो लिंक किसके साथ में करेंगे? लिंक करने के लिए हमारे पास में कुछ नहीं है, तो एफएस में नहीं दिया है तो मैटर क्या बनेगा? ओएम बनेगा, क्योंकि वो फिर ऑडिट के रिलेवेंट में हो जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से इतना आपको कन्विंस करने के लिए कि ओएम ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, इतना सही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे सर कौन सा नॉन पीरियड कंसोलिडेशन का एडजस्टमेंट नहीं है। ये तो सिंपल है भाई, परमानेंट एंड करंट पीरियड के एडजस्टमेंट। करंट पीरियड में तो बाकी सारे आ जाते हैं, फिर ये परमानेंट वाले जो एडजस्टमेंट आता है ना उसमें गुडविल एंड कैपिटल रिजर्व आता है। तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए तुम्हारा। सर मनी सेपरेट बैंक अकाउंट में नहीं रखा है, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ठीक है, केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि एडवांस वाला पैसा है, तो एडवांस मनी जो आता है ना उसको तुमको सेपरेट अकाउंट में रखने की जरूरत ही नहीं है ना भाई। एडवांस मनी है, तुम्हारा पैसा है तो भाई तुम तुम्हारे अकाउंट में रखोगे, ये तो हमने देख लिया, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, तुमको भी नहीं होनी चाहिए। रिवेन्यू लीकेज सर ठीक है, एमसीक्यू से जाते हैं अपन, केस स्टडी बाद में देखेंगे, पहले एक एक एमसीक्यू करेंगे। तो क्या हमारे 4 एमसीक्यू हो गए क्या? कुछ छूटा तो नहीं? ठीक है, 4 एमसीक्यू हो गए हमारे। 5 नंबर के एमसीक्यू के ऊपर आ जाते हैं। हाँ सर, रेवेन्यू लीकेज का अमाउंट है। सर ये एमसीक्यू जो है ना, ये एमसीक्यू ऐसा है जहाँ पे 2 करेक्ट ऑप्शन, सर 2 करेक्ट ऑप्शन कैसे हो सकते हैं मैं आपको बता के देता हूँ। ठीक है, ये है तुम्हारा 5 का जो आंसर है, यहाँ पे तुम्हारा 950 आ सकता है, 1050 आ सकता है। सर 850 नहीं आएगा। ओके ओके, आराम से टेंशन नहीं लेने का है, मैं आपको एक एक चीज़ कैलकुलेट करके बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हुआ है, क्या क्या चीज़ आ सकती है, कैसे कैसे आ सकती है। ठीक है, देखो एक तो सिंपल है कि ये 5 लाख तो आना ही आना है, ये आपने भी कैलकुलेट किया होगा। 5 लाख वाला कौन सा सर? 9.5 एंड 8.5% का डिफरेंस, 1% जो आता है 5 CR से तुमने मल्टीप्लाई किया, 5 लाख रुपए तो तुम्हारे आने चाहिए। ठीक है सर, ऊपर यहाँ पे 3 करोड़ है एंड 1% एंड 0.5% का जो डिफरेंस है 1.5%, ये तो तुम्हारा आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है सर। तो तुम अभी कहाँ तक पहुंचे? 6.5 लाख। ठीक है, ऊपर के 5 एंड यहाँ पे 1.5, 6.5 लाख। सर यहाँ पे 2 जगह पे तुमको दिक्कत हो सकती है। एक तो यहाँ पे क्या दिया है, 4 करोड़ का लिमिट है, स्टॉक स्टेटमेंट नहीं मिला है, तो स्टॉक स्टेटमेंट जो है तुम्हारा 3 मंथ्स का तुमने सबमिट नहीं किया है, तो तुमको पेनल्टी तो लगेगा कितना? 2% का, सैंक्शन टर्म्स में 2% का लगेगा, तो भाई 4 CR इंटू 2% इंटू 3/12 आएगा तुम्हारा 2 लाख रुपए। ठीक है, सुनो मुझे पता है आपको। फिर ठीक है, उसके बाद में ये जो फैसिलिटी उन्होंने अवेल किया है, इसमें 2 करोड़ का फैसिलिटी है, 6% के ऊपर 3 महीने के लिए लिया है, बट रीपेमेंट हैज बीन डन विद 1 मंथ डिले, 1 महीने का डिले हुआ है। द ओवरड्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम एज द बैंक सर्कुलर, एंड ओवरड्यू इंटरेस्ट जो है ना वो तुम्हारा CBS में नहीं आया है। सर जो आपको 8.5 लाख आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है मैं तुमको बता देता हूँ। बच्चों ने क्या क्या है, 5 लाख लिया है, फिर ये 1.5 लिया है, एंड उसके बाद में ये 2 लैक्स नहीं लिया है, एंड ये तुम्हारा यहाँ पे 2 लैक्स लिया है 12% करके, ऐसे करके कुछ तो उनका आ रहा है 8.5 लाख। बट मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना, ये आपने क्यों इग्नोर किया मुझे नहीं पता, बट ये जो है ना ये तो आपका आना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीने का आता है तो 2 लाख रुपए यहाँ पे आएगा। अब 2 ऑप्शन बचे, तो 8.5 तो नहीं आएगा, ये तो डिस्क्रिपेंसी है, तो तुम्हारा आना चाहिए ना भाई, ऐसे कैसे नहीं आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शन बचते हैं, 9.5 लाख एंड 10.5। अब दोनों में दिक्कत क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एजम्पशन वाला क्वेश्चन जो है एमसीक्यू है ना, ये है, अगर एजम्पशन किया है कि 6% आना
देखो क्या क्या सीन हुआ है, इंटरेस्ट तो आएगा, इंटरेस्ट तो आएगा। तो सीबीएस में इंटरेस्ट जो डिले का है ना वो 6% तो डिफॉल्ट पे चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इन्होंने लिखा है कि 12% आना चाहिए, मतलब ऊपर का 6% नहीं आया है। तो अगर मैं देखता हूँ तो ऊपर के 6% का ही डिस्क्रिपेंसी है, तो 6% का 1 मंथ के लिए 2 करोड़ के ऊपर 1 लाख रुपए आता है, ठीक है। तो अगर मैं एजम्पशन लेकर चलता हूँ कि सीबीएस ने जो 6% है ना उसको तो कंटिन्यू किया है, क्योंकि कंटिन्यू करेगा ना भाई, जनरल एजम्पशन यही बनेगा ना। तो सीबीएस है, उसको बोला है कि 6% पर एनएम से चल रहे, तो चल, तो भाई अभी 3 महीने की जगह पे 4 महीना हुआ है, तो भाई कैलकुलेशन 3 महीने की जगह पे 4 महीने का करेगा। बट जो ऊपर का जो 6% है ना वो 6% का डिस्क्रिपेंसी आता है। तो ये मेरे हिसाब से ना 1 लाख रुपए आना चाहिए। तो 5 पॉइंट, पहले 5 लाख, फिर 1.5, 2 एंड 1, तो इसके हिसाब से मेरे हिसाब से 9.5 लाख का आंसर आना चाहिए। बट अगर ये 6% भी अगर सीबीएस में रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो 12% का पूरा तुम्हारा 12% आना चाहिए। तो 12% अगर 1 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 2 लाख आता है। तो 9.5 से तुम्हारा आगे बढ़ के हो जाएगा 10.5। तो सर अगर मैं एग्जाम में होता तो मैं क्या टिक करता, तो मैं तो 9.5 टिक करके आ जाता। बट मेरे हिसाब से 10.5 भी उतना ही सही है। मेरे हिसाब से आईसीआई ने ये दोनों ऑप्शन को टिक करना चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे एजम्पशन है ना भाई कि हमको क्या पता कि सीबीएस में क्या कैलकुलेट नहीं किया है। तो यहाँ पे हमारा सीए का लेवल तुम चेक कर रहे हो ना भाई, हम तो एक्चुअल में जाके देखेंगे ना कि उसने क्या किया है। यहाँ पे भाई तुम ऐसे कैसे चेक कर सकते हो। तो एजम्पशन अगर आपने लिया है तो उसके हिसाब से आपका आंसर डिफर करेगा। मेरे हिसाब से ऐसा ही जब आंसर निकालेगा तो दोनों आंसर करेक्ट देने चाहिए। ओके, अगेन क्रक्स वाला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, रिस्क एडजस्टेड वैल्यू। मस्त मस्त क्वेश्चन है भाई, इसमें तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। पता नहीं बच्चे क्या क्या गलती करके आ रहे। बच्चे बोल रहे कि सर ये कुछ तो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, अरे भाई तुम क्या कहाँ से पढ़ के आ रहे हो। एक तो देखो कैश बैंक तो 0% मक्खन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 10%। मैं आपको है ना भाई नोट्स तो छोड़ो भाई, क्रक्स क्रक्स ही दिखा देता हूँ। मैंने आपको बोला था कि एनबीएफसी तो भाई आधा चैप्टर हमारा क्रक्स में भाई। कैश 0, अप्रूव सिक्योरिटी 0, मैंने बोला इसमें 2 एक्सेप्शन आते। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का बैंक के बॉन्ड्स यहाँ पे 20% का रिस्क आता है। एंड पीएफआई के एफडी या बॉन्ड जो आते हैं ना यहाँ पे 100% का रिस्क आता है। तो भाई पीएफआई एंड पीएसयू के बैंक के बॉन्ड्स अलग अलग चीज आती है। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना वहाँ पे 100% आएगा। भाई नोट्स तो छोड़ो भाई, क्रक्स में भी भाई 16 पेजेस में भी तुम्हारा ये क्लियर होना चाहिए। 100% आएगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बॉन्ड। लोन टू द स्टॉप 0%। बता नहीं बच्चों ने क्या क्या किया है भाई। लोन में स्टाफ जो आता है 0%, फुल्ली सिक्योर एफडी के अगेंस्ट है तो 0%, बाकी 100%। माँ कसम मक्खन जैसा 0% आएगा। अदर एसेट 100% आएगा। फिर यहाँ पे देखो स्टेट गवर्नमेंट के गारंटी के क्लेम्स 90 डेज से कम है तो 20%, 90 डेज से ज्यादा है तो 100%, 20%। तो अगर आप देखोगे 8 करोड़ 0 तो 0 कट हो गया, 5 का 0 तो 0 कट हो गया, तो 50 का 100% 50 आ गया, 30 का 100% 30 आएगा, 50 प्लस 30 80 हो गया, एंड 60 का 20% 12 आ जाएगा, 80 प्लस 12 92%। 92 सीआर जो भी आपका आंसर आता है, 92 सीआर इज अ करेक्ट ऑप्शन। फिर देखो अगेन तुम्हारा क्रक्स में से आ गया, क्या है कारों में रिपोर्ट क्या करना था, बोथ रीवैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग एंड सॉफ्टवेयर। ये तुमको एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे चीज क्या हुआ है। हमको देखना था नेट कैरिंग वैल्यू का 10% से ज्यादा है क्या है, नेट कैरिंग वैल्यू 10% से ज्यादा है क्या, सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल एसेट है तो आता है, दिखा देंगे ना भाई। सारी चीजें मैंने क्रक्स में से आपको अभी दिखा दिया होगा कारों का। ऊपर 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 आओ, देखो इंटेंजिबल आता है, पीपी आता है, 10% देखेंगे किसका, एग्रीगेट नेट कैरिंग वैल्यू का। भाई अच्छा आ रहा है तुम्हारे पास में, आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास में आ रहा है, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे पास में, ठीक है। तो भाई कुछ छोड़ा नहीं है भाई, कुछ नहीं छोड़ा है, मतलब क्रक्स, मतलब ऐसे क्रक्स भाई कौन देता है भाई, माँ कसम। ठीक है, अब ऑब्जर्वेशन हम पढ़ ही लेते हैं, नीचे आएगा क्वेश्चन तो ठीक है, क्वेश्चन से ही जाते हैं भाई, सीक्वेंस नहीं ब्रेक करेंगे। 2 ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पास में, यहाँ पे लिखा है कि अनमॉडिफाइड ओपिनियन ऑब्जर्वेशन 1 एक में की ऑडिट मैटर ओएम एंड की ऑडिट मैटर ऑब्जर्वेशन 2 के लिए ईओएम क्वालिफाई एंड क्वालिफाई। तो देखते हैं ऑब्जर्वेशन 1 एंड 2 में क्या हुआ है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिक्कत आया होगा, बट कोई बात नहीं, अपन करेंगे अच्छे से, ठीक है। लैपटॉप थोड़ा हीटिंग पे चल रहा है, थोड़ा बहुत देर से चालू है तो थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है, डिले हो रहा है। देखो ट्रेड पेएबल के बारे में बात होता है। ट्रेड पेएबल का सिग्निफिकेंट पोर्शन है, सब्सटेंशियल अमाउंट है, जहाँ पे तुमको सिग्निफिकेंट ईयर एंड के एडजस्टमेंट वगैरह करने थे। इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हाई रिस्क एरिया है। ऑडिटर ने क्या किया है, कंसिडर किया है कि ये हाई रिस्क एरिया है, हाई रिस्क एरिया है। भाई साहब एक तो क्वालिफाई करने का कोई दिक्कत ही नहीं आता है, क्योंकि तुमको बाद में अदर ऑडिट के प्रोसीजर करने से तुमको समझ में आता है कि क्या सही हुआ है।
हाई रिस्क एरिया है तो तुमको बता दिया है कि भाई साहब ये जो है ना ये तुम्हारा की ऑडिट मैटर का हिस्सा है। सर ऐसे कैसे समझेगा भाई, जब हम के एम डिटरमाइन करते हैं ना, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया, तो इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। जब हम डिटरमाइन करते हैं ना, डिटर्मिनेशन देखो, डिटर्मिनेशन ऑफ के एम, तो भाई साहब तीन चीजें अपन देखते हैं, हाई रिस्क एरिया, हाई रिस्क एरिया है क्या, फिर सिग्निफिकेंट ऑडिटर का जजमेंट, फिर सिग्निफिकेंट इवेंट एंड ट्रांजैक्शन। तो भाई साहब हाई रिस्क एरिया है ना, तो भाई के एम डिटरमाइन करने के लिए कि वो के एम है कि नहीं है, तो एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो हाई रिस्क एरिया है कि नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर उन्होंने बता दिया ना तुमको कि हाई रिस्क एरिया है, ऑडिटर ने किया है, तो क्या आ जाएगा कि ऑडिट मैटर आ जाएगा। और दूसरा तो सिंपल है भाई, 1.8 सीआर दिया है, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का सिग्निफिकेंट पोर्शन है भाई, तुम्हारा इन्वेंट्री का सिग्निफिकेंट पोर्शन है, मतलब तो मटेरियल हो जाएगा। परवेजिव का कुछ बोला है क्या, नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री का है ना सिग्निफिकेंट, तो मटेरियल हो जाएगा। 1.8 सीआर है तो क्वालिफाई करेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सही ऑप्शन क्या है सर, सही ऑप्शन है तुम्हारा की ऑडिट मैटर एंड क्वालिफाई करते हो तुम, ठीक है। ऑब्जर्वेशन 1 है कि ऑडिट मैटर, दूसरा क्वालिफाई करते हो, ठीक है। फिर हम बात करेंगे, नीचे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 9, कंट्रोल एक्टिविटीज में इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। इसके लिए मुझे आपको दिखाना पड़ेगा मेरे नोट्स जो मैंने ओपन करके देता हूँ, ठीक है। ये रहा। अब हो सकता है कि आपको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। देखो कंट्रोल एक्टिविटी है ना, उसमें 4 एक्टिविटी आते हैं। कौन से आते हैं सर, परफॉर्मेंस रिव्यूज, फिजिकल कंट्रोल, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी आता है, ठीक है सर। अब यहाँ पे जो तुमको जो सीन दिया है ना, वो सीन में तुमको एक बार दिखा देता हूँ। कंट्रोल एक्टिविटीज में किधर गया केस स्टडी, हाँ, तुमको 4 एक्टिविटी दी है सर, एक्चुअल परफॉर्मेंस वर्सेस बजटेड। तो ये परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा बन जाता है। ये परफॉर्मेंस रिव्यू है ना, इसमें अपन एक्चुअल बजटेड देखते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल देखते हैं, ये सारा चीज कहाँ पे आ जाता है सर, परफॉर्मेंस में आता है। तुमको पूछा क्या है पता है क्या, इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तुमको पूछा है कि कंट्रोल एक्टिविटी में इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग में कहाँ पे आता है। तो एक तो हमने देखा कि एक्चुअल बजटेड जो है ना, वो तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू में जाता है, तो ये तो तुम्हारा नहीं आएगा सर। दूसरा आता है एडिट चेक ऑफ इनपुट डेटा, न्यूमेरिकल सीक्वेंस चेक, फिर ऑथराइज फॉर एक्सेस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम डेटा फाइल, कंट्रोल और इंप्लीमेंटेशन ऑफ न्यू रिलीज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, सबके बारे में बात करेंगे। देखो सर, फिजिकल कंट्रोल है ना, उसमें आ जाता है तुम्हारा ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा फाइल, ऑथराइजेशन फॉर एक्सेस टू द कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डेटा फाइल, तुमको दिख रहा है क्या। तो 3 नंबर का ऑप्शन कहाँ पे आ जाता है, फिजिकल कंट्रोल में आ जाता है। 1 नंबर का ऑप्शन तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू में आ जाता है। तो तुम्हारे पास में कंट्रोल एक्टिविटी में इंफॉर्मेशन में कौन सा आता है सर, 2 एंड 4 आता है। तो सर कहाँ पे देखो, एप्लीकेशन कंट्रोल में, यहाँ पे कहाँ पे गया, हाँ यहाँ पे ऑटोमेटेड कंट्रोल एप्लीकेशन कंट्रोल में आता है। जनरल कंट्रोल में तुम्हारे पास में कंट्रोल और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। सर अब हमको ऐसे थोड़ी पता होगा कि कौन सा पॉइंट किसके अंदर है, कौन सा पॉइंट किसके अंदर है, तो ठीक है ना भाई, ओके। छूट जाता है तो छूट जाता है, गलत होता है तो गलत होता है। अगर तुमको यहाँ पे दिमाग ही लगाना था ना, तो एक तो सिंपल सी चीज आती है कि हर हर बच्चे बच्चे को समझेगा कि 2 वाला ऑप्शन तो करेक्ट है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन तुम्हारा 50-50 चांस हो जाता है कि 2 के साथ में 3 आएगा कि 2 के साथ में 4 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि 1 तो तुमको समझ में आता है, ठीक है, कंट्रोल नहीं है, तो इस बच्चे ने तो लिखा है कि ऑडिट का हिस्सा है, तो भाई साहब ठीक है। तो तुमने 1 तो तुमने कट कर लिया, और तुमको पता है कि 2 तो आ जाएगा। तो भाई साहब सिंपल है, 2 3 के साथ में या 2 4 के साथ में। अगर आपने, सॉरी भाई ये पता नहीं कहाँ से आ जाए, ठीक है, मैंने आपको क्या बोला कि 2 के साथ में 3 आएगा या 2 के साथ में 4 आएगा, ठीक है। तो ये आपने जैसे भी चेक किया है, तो आपका 50-50% कैसे भी चांस बन जाता है, ठीक है। तो ओके है, अगर आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है आंसर तो भी ओके है, इसमें आपको लोड लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। फिर भाई स्पेसिफिक प्रोसीजर के बारे में बात होता है, रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ मिस्टर सी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा ऊपर आ जाते हैं एक बार में, लेट मी चेक। सी जो है ना, वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है कि ऑडिटर एक्सपर्ट है, XY एसोसिएट है तो ऑडिटर का एक्सपर्ट है, बराबर है ना, हाँ ठीक है। XY एसोसिएट है तो ऑडिटर का एक्सपर्ट है, जो भी है ठीक है। हमको क्या पूछा है, ऑडिटर के एक्सपर्ट में तुमको रिलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करना है। अब यहाँ पे भी तुमको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, मैं मान सकता हूँ, तो एक बार मैं ना चेक कर देते। देखो सर, कोरोबोरेटिव प्रोसीजर है ना, ये तो तुमको पता होता है कि ये तो आते ही है, ठीक है। एक ही ऑडिट में 1-2 जगह पे ही आता है, बहुत बड़ी जगह पे, जिसमें से 620 में से आता है। फिर मैंने आपको बोला था कि इसमें से ही जो ए है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर के बारे में बात करता है, ठीक है, हमने इसमें से याद रखा था। तो भाई साहब ये 2 ऑप्शन जो है ना, वो तो तुमको आते हैं। क्वेश्चन में पूछा है क्या नहीं आते हैं, तो अगर आप इलिमिनेशन मेथड से जाते हैं ना कि अच्छा ये आता है ये आता है, तो ये 2 नहीं आएंगे। तो भी आपका देखो, ये बच्चे का भी ऐसा ही किया है उसने, क्योंकि नॉट है ना, तो इसकी वजह से ये 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, तो ये 2 ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा आसान था, बट अगर किसी का गलत हुआ है तो भी ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। सर डिटेल में ऐसे क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा इधर उधर चेक करता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे भाई साहब
इंड एस एडॉप्शन ऑफ अर्ली अडोप्शन। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, क्रक्स क्रक्स किधर गया? अर्ली अडोप्शन अर्ली अडोप्शन। भाई मैंने आपको है ना ऐसा मक्खन जैसा क्रक्स बना के दिया था। ईओएम प्यारा, अर्ली अडोप्शन किधर गया? अर्ली एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। भाई साहब भाई साहब भाई साहब, मतलब भाई क्रक्स हो तो ऐसा हो भाई, नोट्स तो बात की बात है, पहले क्रक्स के बारे में बात करेंगे। ईओएम भी आ गया तुम्हारा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 299 जॉइंट ऑडिट के बारे में बात होती है। अगर हम ऊपर आके देखते हैं ना, ऊपर आने के बाद में तुमको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है। देखो किधर गया जॉइंट ऑडिट। हाँ, प्रोफेशनल वर्क डिवाइड किया था, म्यूचुअली एग्री किया था उन्होंने जो भी किया था। देखो कंट्रोल एक्टिविटी का जो कंपोनेंट था ना, वो कंपनी ने उन्होंने अलोकेट किया था एमपीआर एंड कंपनी को स्पेसिफिकली, एंड वाज नॉट पार्ट ऑफ जॉइंट ऑडिट असाइनमेंट। अगर स्पेसिफिकली अगर किसी एरिया को अलोकेट किया जाता है तो तुमको पता है कि वो जिम्मेदारी उसका बन जाता है। तो किसका जिम्मेदारी बनेगा? एमपीआर एंड कंपनी का। ऑलमोस्ट सबका सही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओहो भाई, एनजीबीआरसी बीआरएसआर, भाई साहब क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, क्या क्वेश्चन पूछा है। आधे बच्चों को पता ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। कोई बोलते हैं प्रिंसिपल में से आया है, कोई बोलता है कहाँ से आया है। मैं तुमको दिखा देता हूँ कहाँ से आया है, ठीक है। मेथोडोलॉजी देखो, यहाँ से मेथोडोलॉजी टू प्रोवाइड एश्योरेंस ऑन बीआरएसआर। ये देखो, ये जो स्टेप्स है ना तुम्हारे पास में, स्टेप्स वगैरह जो भी आपने नाम दिया है इसको, स्टेप्स में से क्वेश्चन आया है। मैंने आपको कहा था कि एसडीजी ईएसजी है ना, इसको भाई साहब कुछ नहीं छोड़ना है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना है। देखो स्टेप्स आ गए, और भाई कुछ मक्खन की तरह स्टेप्स है, बस है ना। यहाँ पे तुमको एमसीक्यू के लिए थोड़ा ट्रिकी किया था। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में पूछते तो वैसे भी आपको याद हो जाते। एमसीक्यू में ट्रिक क्या क्या है पता है क्या आपको? ऑन साइट असेसमेंट की जगह पे ऑफ साइट असेसमेंट दिया है, ठीक है। ऑन साइट असेसमेंट अगर होता तो ये ऑप्शन भी सही हो जाता। ऑफ साइट असेसमेंट दिया है, यहाँ पे इंटरिम रिजल्ट पूछा है, इंटरिम की जगह पे अगर फाइनल होता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। तो देखो ये दो ऑप्शन है ना, ये गलत क्यों हो जाते? ऑन साइट ऑफ साइट की वजह से, एंड इंटरिम एंड फाइनल की वजह से। सर आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पे ऑन साइट असेसमेंट एंड फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो भाई ऑप्शन तुम्हारे है ना थोड़े ऐसे मक्खन जैसे। अब भाई किसी को पता ही नहीं है तो तुमको देखो आंसर क्या है, ABCD आंसर है। ई एंड एफ जहाँ पे नहीं आता है तुम्हारा, ABCD जहाँ पे आता है वो वाला आंसर है तुम्हारा करेक्ट वाला, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट आपने उसको याद किया है। अगर आपने उसको याद किया है ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये देखो थोड़ा लैग हो सकता है तुम्हारे यहाँ पे, बट देख लो, ठीक है। क्रक्स में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये सारे परसेंटेज बेसिस पे कौन सा फील्ड ले सकते हो तुम। सर लिक्विडेटर ले सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी में पेड अप शेयर कैपिटल के आधार पे ले सकते हो, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के आधार पे ले सकते हो। ये भी हमारे क्रक्स का पॉइंट है, तो दिखा देता हूँ। देखो सर लिक्विडेटर ले सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिटर देखो वर्किंग कैपिटल, परसेंटेज ऑफ कैपिटल। फिर तुम्हारे पास में और कौन था? कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन सर्विसेज। बस यहाँ पे तुम्हारा अदर सर्विसेज में नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू द नॉन ऑडिट क्लाइंट के बारे में एक क्वेश्चन था तुम्हारे पास में। बस उस क्वेश्चन को उन्होंने ट्विस्ट किया है, उस क्वेश्चन को उन्होंने ट्विस्ट किया है। क्या था भाई साहब? जो क्वेश्चन तुम्हारे पास में था ना, जो तुमने पढ़ा है, वहाँ पे वो ऑडिट क्लाइंट नहीं था, यहाँ पे वो ऑडिट क्लाइंट है। तो नॉन एश्योरेंस सर्विसेज तो नॉन ऑडिट क्लाइंट के बारे में बात होती है। यहाँ पे नॉन एश्योरेंस सर्विस तो है बट नॉन ऑडिट क्लाइंट नहीं है, ऑडिट क्लाइंट है। इसकी वजह से ये आंसर आ जाता है। किसी बच्चों को नहीं समझा होगा तो फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे ऑडिट क्लाइंट है, नॉन ऑडिट क्लाइंट नहीं है। जब हम उसको एग्जाम्पशन देते हैं ना, किसको देते हैं? नॉन एश्योरेंस सर्विसेज टू नॉन ऑडिट क्लाइंट को एग्जाम्पशन देते हैं। यहाँ पे ऑडिट क्लाइंट है, इसकी वजह से टैक्स वाला आंसर जो है ना, वो आंसर तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। क्योंकि पूछा क्या है तुमको, किसने वॉयलेट किया है? वॉयलेट किसने किया है? टैक्स वाले बंदे ने किया है, ठीक है। फिर आ जाइए, आखिरी वाला क्वेश्चन है तुम्हारा, एंगेजमेंट पार्टनर है। ये ऐसा आंसर है ना कि जिसका नो करेक्ट ऑप्शन है। क्या बात कर रहे हो सर, नो करेक्ट ऑप्शन कैसे हो जाता है? मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। इसका आंसर नो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। सर ऐसा होता है क्या? हाँ भाई ऐसा होता है, पहले भी एक बार हुआ है ऐसा है कि इसमें तो आपने कोई भी टिक किया होगा तो आपको मार्क्स मिलने चाहिए मेरे हिसाब से। बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर उसमें भी अगर आपको टिक करना था तो कौन सा ऑप्शन टिक करना था। एक तो एंगेजमेंट पार्टनर है, तो इसका मतलब तो एक सिंपल है कि ये जो CAX है ना, ये कंपनी का ऑडिट कर रहा है, ऑडिटर है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, ठीक है। लास्ट के 5 साल से कर रहा है, तो वो फैमिलियर है, इसकी वजह से उसने अप्रोच किया है CAX को टू परफॉर्म वेरियस अदर असाइनमेंट फॉर देम विच असाइनमेंट आउट ऑफ कैन बी एक्सेप्टेड बाय CAX एज पर रिसेंट डिसीजंस ऑफ ESB। ये जो क्रक्स का वीडियो मैंने 3 घंटे का दिया था ना, उसमें मैंने आपको ये भी बोला था, जब ESB के डिसीजंस के ऊपर आए थे तो मैंने बोला था इसमें से क्वेश्चन आएगा। मुझे एक्सपेक्टेड था कि 4 मार्क आएगा, बट देखो यहाँ पे 2 मार्क का तो MCQ आ गया। मैंने आपको कहा था कि रिसेंट डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि रिसेंट डिसीजंस में हमने कैसे कैसे देखा था।
हमने देखा था ऑडिट में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कौन से सर्विसेज नहीं करने थे। एक तो BRSR का रिपोर्ट, इसमें कोई नहीं, कंपाइलेशन जो है ना नहीं करना था। भाई स्टैट्यूटरी ऑडिटर अगर तुम हो ना तो कंपाइलेशन कैसे कर सकते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कंपाइलेशन वाला तो ऑप्शन तुम्हारा गया। मैं ऑप्शन से जाते हैं अपन ना, ठीक है, तो कंपाइलेशन वाला ऑप्शन तो गया। सर ट्रेडमार्क अटर्नी भाई बन ही नहीं सकता है। ट्रेडमार्क अटर्नी किधर गया, किधर गया, किधर गया, किधर गया, आजा आजा आजा। बस एडवाइस दे सकता है, अटर्नी नहीं बन सकता है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं, ये तो लीगल रोल में आता ही नहीं, तो अटर्नी नहीं आएगा। सर टू एक्ट एज नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन जॉइंट वेंचर कंपनी, डायरेक्टर वाला सीन हमने देखा था। डायरेक्टर वाला सीन हमने जॉइंट वेंचर कंपनी किधर देखा, इधर देखा। डायरेक्टर में हमने देखा नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नॉट बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी। अब यहाँ पे तुमको ऐसे लगेगा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ना वो कैसा है, वो कैसा है देखते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्ट एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनना चाहिए जॉइंट वेंचर कंपनी का, तो तुमको लगेगा सर यहाँ पे उल्टा हो रहा है। जो तुम ESB में पढ़ते हो ना वो क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैन नॉट बी स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ जॉइंट वेंचर कंपनी। तुमको लगेगा कि भाई जॉइंट वेंचर कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकता है, तो ऐसा नहीं है। देखो जॉइंट वेंचर कंपनी होता है ना, तो जॉइंट वेंचर कंपनी ए कंपनी का बी कंपनी जॉइंट वेंचर हो या बी कंपनी का ए कंपनी जॉइंट वेंचर हो, भाई है तो जॉइंट वेंचर कंपनी ना। तो ये दिमाग लगाओ कि अगर तुम एक कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, एक कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, तो ये चीज तुम नहीं कर सकते हो भाई। भाई तुम अगर एक कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो तो जॉइंट वेंचर कंपनी के तुम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, या फिर दूसरे कंपनी के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो तो जॉइंट वेंचर कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते हो। तो ए कंपनी बी कंपनी का जॉइंट वेंचर या बी कंपनी ए कंपनी का जॉइंट वेंचर, भाई बात तो एक ही हो रही है ना, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं आएगा। सर अब बात आती है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताओ। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो है ना, अगर ये ऑडिटर नहीं होता ना तो ये ऑप्शन तो है ना ऐसे मक्खन जैसे, मतलब ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या चीज़ है कि ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में ना एक तो फॉरेन कंपनी की बात होती है और यहाँ पे एक तो थ्रेट के बारे में बात होती है कि भाई साहब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कैसे करेगा, एडवोकेसी थ्रेट, ये थ्रेट आ जाएगा तुम्हारा। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ना रिसेंट डिसीजंस के बारे में पूछा है ESB के। तो अगर हम स्पेसिफिकली जाते हैं, स्पेसिफिकली अगर देखते हैं ESB के डिसीजन, देखो मैंने आपको पहले ही बोला है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कोई नहीं है, यहाँ पे नो करेक्ट ऑप्शन है। बट अगर मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन टिक करके आना होता है, करेक्ट ऑप्शन कुछ नहीं तो छोड़ तो नहीं सकते, कुछ तो टिक करना पड़ेगा। अगर मुझे एक ऑप्शन टिक करना है ना तो A, C एंड D तो टिक नहीं कर सकता मैं ESB के डिसीजन के हिसाब से, तो बी टिक कर सकता हूँ। सर बी कैसे टिक कर सकता हूँ, बी भी तो नहीं कर सकते ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ, मैं आपको क्यों ना दिखाऊँ। आइए यहाँ पे मैंने आपको फॉरेन एंटिटी के बारे में बोला था, यहाँ पे क्रक्स में फॉरेन एंटिटी में आपको कैसे याद रखना है कि तुम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो फॉरेन कंपनी का। समझा क्या, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हो फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी का, लेकिन कैन नॉट बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कंपनी अगर तुम सेम कंपनी के ऑडिटर हो तो। अब यहाँ पे ना ICAI को क्या टेस्ट करना होगा ये मैं तुमको बता देता हूँ। ICAI ने जब MCQ को ऑप्शन बनाया ना तो एक्ट एज ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर फॉरेन कस्टमर बोला है, फॉरेन कस्टमर बोला है। तुमको जो रोका गया है ना वो रोका गया है फॉरेन कंपनी के लिए। तुमको ऐसा कहा बोला है क्या कि ये जो गुड वर्क लिमिटेड है फॉरेन कंपनी है, नहीं है ना भाई। तो अगर ये फॉरेन कंपनी नहीं है तो तुम फॉरेन कंपनी के ऑडिटर एंड ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव दोनों साथ में नहीं बन सकते हो, तो ये तो फॉरेन कंपनी है ही नहीं। तो तुम ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वैसे तो अलाउ किया है ना, वैसे तो अलाउ किया है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फॉरेन कंपनी तुम बन सकते हो, लेकिन यहाँ पे फॉरेन कंपनी नहीं है। तो भाई साहब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और सेम कंपनी का ऑडिटर नहीं है, तुम फॉरेन कस्टमर के लिए बन रहे हो, फॉरेन कस्टमर हो, ठीक है। फॉरेन कंपनी की बात नहीं हो रही, फॉरेन कस्टमर सामने के लिए, तुम्हारा कंपनी इंडिया का ही है। तो एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है, मुझे अगर टिक करना रहेगा तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर देयर फॉरेन कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे फॉरेन कंपनी की बात नहीं हो रही, इस वजह से मैं इस ऑप्शन को टिक करता, ये भूल के कि भाई थ्रेट कौन सा आता है, क्या चीज़ हो जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से देखो करेक्ट ऑप्शन कुछ नहीं है, तो मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन को यहाँ पे मार्क देने चाहिए। बट मैं टिक करके आता तो बी ऑप्शन टिक करके आ जाता, जो कि एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। सारी चीज़ें हमने अच्छे से बात करी है, और बाकी सारी बातें भाई अच्छे से बात करेंगे। तो अगर आपका 20-22 का स्कोर आ जाता है तो भाई बहुत चंगे चंगे हो, कोई टेंशन मत ले लो। डिस्क्रिप्टिव पेपर के बारे में बात करेंगे आगे अच्छे से, इथिक्स 135 के बारे में, और बकेट लिस्ट जो हमारा चमका है ना उसके बारे में भी बात करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बस बने रहिए,
जब तक आप पास नहीं होते तब तक जुड़े रहे, पास होने के बाद में आप तो आज़ाद पंछी है, जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।